हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। ठीक है, क्रॉनिकल करंट अफेयर्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं अक्टूबर 2022 का। देखा जाए तो इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण भी कवर कर लिया है अक्टूबर 2022 का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपको साथ ही पीडीएफ पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें करंट अफेयर्स क्रॉनिकल का राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए तो पहला टॉपिक है कि चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। तो ये 13 अगस्त को चिनाब नदी पर बने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। और ये जो ब्रिज है वो आपको फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी का उद्गम जो है वो बारालाचा दर्रा के निकट है और इस नदी की जो लंबाई है वो है 1180 किलोमीटर। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिथिला मखाना को भौगोलिक सांकेतक का दर्जा मतलब जीआई टैग दिया गया। ठीक है, जीआई टैग देखिए 21 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा जो मिथिला मखाना है उसको भौगोलिक सांकेतिक मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और इससे उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा और बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, और एक बार किसी उत्पाद को यह टैग मिल जाने के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से मिलती जुलती वस्तु नहीं बेच सकती है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है और उसके बाद उसको फिर रिन्यू किया जाता है। ठीक है, नवीनीकृत उसके बाद किया जा सकता है 10 साल के बाद। और 2022 में कुछ जीआई टैग जो प्रदान किए गए हैं इंपॉर्टेंट वो देखा जाए तो कंधमाल हल्दी ये आपको उड़ीसा का है। फिर पांडम और हमाराम हस्तलिपि ये आपको मणिपुर से है। पलानी पंचमिर्थम ये आपको तमिलनाडु का है। ठीक है, इसमें आगे है तुरु सुपारी। ठीक है, और ये केरल का है। खोला मिर्च ये गोवा का है। इदु मिश्मी वस्त्र हस्तशिल्प ये है आपको अरुणाचल प्रदेश का। काजी नीमू ये आपको है असम का। सफेद प्याज ये है आपको महाराष्ट्र का। इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है 2022 में, इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है स्माइल 75 पहल। तो देखिए स्माइल का जो फुल फॉर्म है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। देखा जाए तो 12 अगस्त को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा नई दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो मेट्रो स्टेशन है के प्लेटफॉर्म में स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया। ठीक है, इसका उद्देश्य है शहरों या कस्बों एवं नगर पालिकाओं जो क्षेत्र हैं उसको भीख मुक्त बनाना, मतलब कोई भीख न मांगे ऐसा मुक्त बनाना, और विभिन्न विभागों से संबंधित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास की नीति बनाना। ठीक है, देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 जो है स्माइल 75 पहल, इसके तहत भीख मांगने के कार्य में लगे जो व्यक्ति हैं उनको व्यापक पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। और इस योजना में पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, अच्छी नौकरी के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार या उद्यमिता आदि शामिल है। ठीक है, और देखा जाए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए स्माइल परियोजना के कुल 100 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए हैं। ठीक है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब देखा जाए तो 2021 से 23 से 2021 से 22 और 25 से 26 तक इसे लागू किया जाएगा। 2021-22 से 25-26 तक इसे लागू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क मार्क एक्सपो। सिल्क मार्क एक्सपो में देखिए तो अगस्त 2022 को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश, ठीक है, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री कौन है? दर्शन जरदोश, नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया।
देखा जाए तो सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन जो है वो केंद्रीय रेशम बोर्ड और कपड़ा मंत्रालय के तहत सिल्क मार्क संगठन के द्वारा किया गया है। सिल्क मार्क सरकार का द्वारा शुरू किया गया एक गुणवत्ता आश्वासन लेवल है जो ये निर्धारित करता है कि उत्पाद शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बना है। ठीक है, सिल्क का जो मार्क होता है वो क्या दिखाता है, वो दर्शाता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसमें कितना प्राकृतिक शुद्ध रेशम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिल्क मार्क एक्सपो का उद्देश्य न केवल रेशम उपभोक्ताओं को बल्कि रेशम मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। 2022 के एक्सपो में 12 राज्यों के 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पानीपत में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र। ठीक है, पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र। तो देखा जाए तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी इथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, और ये दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट का निर्माण जो है वो करीब 5,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया। इस संयंत्र का निर्माण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित लागत पे किया गया और ये पानीपत रिफाइनरी के करीब स्थित है। ठीक है, देखा जाए तो परियोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग, भंडारण आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। आगे है कि इस परियोजना में शून्य तरल निर्वहन होगा। चावल के भूसे यानी पराली को जलाने में कमी के लिए उसके माध्यम से आपको ये परियोजना 3 लाख टन प्रति वर्ष 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का समकक्ष उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में योगदान देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 3D मुद्रित कृत्रिम कॉर्निया। ठीक है, ये आईआईटी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने संयुक्त रूप से एक 3D मुद्रित कृत्रिम कॉर्निया विकसित किया और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया। ये पहला मेड इन इंडिया 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है। ठीक है, मेड इन इंडिया मानव कॉर्निया पहला मेड इन इंडिया है और ये 3D मुद्रित कृत्रिम कॉर्निया के पूर्ण रूप से प्राकृतिक है ये। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सिंथेटिक घटक नहीं है। इसे विकसित करने में मानव आंख से प्राप्त जो डीसेलुलाइज्ड कॉर्नियल टिश्यू मैट्रिक्स और स्टेम सेल का उपयोग किया गया है। यह कॉर्नियल स्कारिंग, ठीक है, कॉर्नियल स्कारिंग बीमारियों के इलाज में मदद करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मेक इंडिया नंबर 1। तो मेक इंडिया नंबर 1 जो है ये स्टार्ट किया गया है आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 16 अगस्त को। ठीक है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का शुरुआत हुआ और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने सुशासन के लिए 5 सूत्रीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव भी रखा। मेक इंडिया नंबर 1 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को समान अधिकार एवं सम्मान और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, मेक इंडिया नंबर 1 का अभियान का यह उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर नेक्स्ट है नेचर इंडेक्स 2022। नेचर इंडेक्स 2022 का रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। हैदराबाद विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर है और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी संस्थानों में 16वें स्थान पर है। ठीक है, और ये इंडेक्स जो है आपको 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक नेचर इंडेक्स डाटा पर आधारित है। नेचर इंडेक्स प्राकृतिक सूचकांक, प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान मतलब रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान और भौतिक विज्ञान सहित उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का एक संकेतक है।
ठीक है, नेचर इंडेक्स क्या हो गया, ये आपको जो भौतिक विज्ञान हो गया, प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान, उसका हाई लेवल का जो गुणवत्ता वाला जो अनुसंधान है, उसका एक सांकेतक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला है ऑस्ट्रेलिया भारत की शिक्षा परिषद की छठी बैठक। तो देखा जाए तो 22 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की छठी बैठक की सह अध्यक्षता की। यह द्विपक्षीय बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। दोनों देशों में नियामक समायोजन की साझा संबंध बनाने और संस्थानों को दो तरफा गतिशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की गई। भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय एवं कौशल संस्थानों के परिसर स्थापित करने और भारतीय संस्थानों के लिए के साथ सहयोग के क्षेत्र का पता लगाने का भारत ने स्वागत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक। तो 3 से 5 अगस्त को वार्षिक आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ कंबोडिया के नामपे में। ठीक है, कंबोडिया के नामपे शहर में इसका आयोजन हुआ और आसियान भारत विदेश मंत्री की बैठक में भारत आसियान सहयोग को बढ़ाने का तरीके पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, और महामारी के बाद युग में स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य सेवा, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल समावेशिता और फिनटेक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु जोर दिया गया। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक भ्रूण। ठीक है, सिंथेटिक भ्रूण के बारे में देखें तो इजराइल की विजमन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने शुक्राणु अंडे या निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, की आवश्यकता के बिना ही दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण यानी सिंथेटिक एम्ब्रॉज बनाया है। और वैज्ञानिकों ने चूहों की कोशिकाओं से सिंथेटिक भ्रूण का विकसित किया है और ये आविष्कार वैज्ञानिक समुदाय के यह समझने में मदद कर सकती है कि प्राकृतिक भ्रूण के विकास के दौरान अंग और ऊतक कैसे विकसित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिंथेटिक भ्रूण अपनी आंतरिक संरचना और कोशिकाओं के अनुवांशिक प्रोफाइल के मामले में प्राकृतिक भ्रूण के 95% समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है भारत और इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। तो देखा जाए तो 8 अगस्त को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र मतलब इंडो इजराइल वेजिटेबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की आधारशिला रखी। इजराइल के विशेषज्ञ भारत इजराइल कार्य योजना के हिस्से के रूप में तकनीकी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तकनीक प्रदान कर रहे हैं इजराइल और भारत के कार्य योजना के हिस्से के रूप में। ठीक है, और कौन पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं तो इजराइल के विशेषज्ञ। ठीक है, जबकि एकीकृत बागवानी विकास मिशन प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए केंद्र के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए चंदौली जिला को उत्तर प्रदेश के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। चंदौली जिला को उत्तर प्रदेश के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है और यहाँ की जलवायु जो है वो सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जेम पोर्टल मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल देखिए 9 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारिताओं की ऑनबोर्डिंग को ई लॉन्च किया। ठीक है, सहकारिताओं को ऑनबोर्डिंग को ई लॉन्च किया और इसका उद्देश्य है सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना। सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना। देखा जाए
तो जिम एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक है। 100% ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका स्थापना जो है वो केंद्रीय और राज्य सरकार संगठन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में की गई है, ठीक है। तो देखा जाए तो जिम राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों की सभी खरीदारी जरूरतों के समस्त समाधान उपलब्ध कराता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। देखा जाए तो 26 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी टेक जो है, जिसे हम लोग गिफ्ट सिटी कहते हैं, वो देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया। और देखा जाए तो इस एक्सचेंज को बजट 2020 में घोषित किया गया था, जो भौतिकी सोने और चांदी की बिक्री करेगा, ठीक है, यानी फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की ये बिक्री करेगा। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने प्रधानमंत्री ने सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के सहयोग से एनएससी सीजीएक्स का भी उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गुड फेलो स्टार्टअप। गुड फेलो स्टार्टअप देखें तो 16 अगस्त को उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा ने गुड फेलो नामक एक स्टार्टअप लॉन्च किया। गुड फेलो सार्थक दोस्ती बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को युवा स्नातक के साथ जोड़ता है। स्टार्टअप वरिष्ठ और गुड फेलो के लिए मासिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक की पहली महिला शाखा। तो एचडीएफसी बैंक ने लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए उत्तरी केरल क्षेत्र के कोझिकोड में 4 महिला बैंकरों के साथ एक पहली महिला शाखा खोली है, ठीक है। और ये बैंक द्वारा दक्षिण भारत में खोली गई सभी महिला शाखाओं को जोड़ता है और विविधता एवं समावेश के बैंक के निहित मूल्यों को आगे बढ़ाता है। एचडीएफसी बैंक लैंगिक विविधता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ संगठन और अंतर्गत विविधता और समावेश को बढ़ावा दे रहा है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक। तो देखा जाए तो केरल स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया, ठीक है। और देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म करदाताओं को एक भुगतान विकल्प मिलता है तथा अब लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग से तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान सरलता से कर सकते हैं। इससे पहले जुलाई 2022 में फेडरल बैंक ने करदाताओं को आयकर की ई फाइलिंग पोर्टल में ईपे कर सुविधा के माध्यम से अपना भुगतान करने में सहायता करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ भागीदारी की थी। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2022 को आरबीआई ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके कारण बैंक अब 22 सितंबर से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा, ठीक है। पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। फिर नेक्स्ट है 17 अगस्त 2022 को $33.5 मिलियन जुटाने के बाद जोमेटो समर्थित लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सीप्राक जो है वो भारत का 106वां यूनिकॉर्न बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विविध में पहला है पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2 2022, ठीक है। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2022 तो ये 21 अगस्त से 8 सितंबर तक
16 देशों के द्वारा द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में डार्विन और टिंडल एयरबेस पर किया जा रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त जो है भारत, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के अतिरिक्त इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया आदि शामिल थे। ठीक है, कुल 16 देश के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सभी शामिल थे और लार्ज एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर पर केंद्रित इस युद्धाभ्यास में 100 से अधिक विमान और लगभग 2500 सैनिक शामिल हैं। भारत ने 100 वायु सैनिकों का दल, 4 सुखोई, 300 MKI और दो C-17 विमान के साथ इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए वहां भेजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विनबैक्स 2022। तो ये 1 से 18 अगस्त को भारत और वियतनाम की थल सेनाओं का पहला ही संयुक्त अभ्यास विनबैक्स 2022 पंचकुला में चंडी मंदिर कैंटोनमेंट एरिया में संपन्न हुआ। ठीक है, चंडी मंदिर कैंटोनमेंट एरिया में संपन्न हुआ पंचकुला में। और ये पहला अवसर था जब वियतनाम की पीपुल्स आर्मी ने विदेशी सेना के साथ मिलकर फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास किया। विनबैक्स 2022 का जो विषय है वो है शांति स्थापना कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक चिकित्सा दल की नियुक्ति तथा नियोजन। फिर नेक्स्ट है विनबैक्स। विनबैक्स का अगला संस्करण 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज उदार शक्ति। एक्सरसाइज उदार शक्ति जो है वो आपको 16 अगस्त को हुआ। कहाँ? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ। वायुसेना का यह 4 दिवसीय संयुक्त अभ्यास मलेशिया के क्वांतान में वायुसैनिक केंद्र पर संपन्न हुआ। ठीक है, इससे दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और जिससे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट है अल नज़ा 4 सैन्य अभ्यास। ये 1 से 13 अगस्त तक भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा 4 का चौथा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ठीक है, और ये भारतीय सेना के प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों के द्वारा किया गया था। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य जो है वो भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मदद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार 2022। तो वज्र प्रहार 2022 जो है वो एक सैन्य अभ्यास है और ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। कब? 8 से 29 अगस्त को। ठीक है, ये तीसरा संस्करण था। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। फिर देखा जाए तो संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य जो है वो दोनों देशों के विशेष बलों के बीच पारस्परिक मैत्रीपूर्ण तालमेल को मजबूत बनाना और साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की दिशा में सुधार करना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेफ एक्सपो। डेफ एक्सपो 2022। तो ये 18 से 23 अक्टूबर को हुआ। रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो, जिसे डेफ एक्सपो कहा जाता है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में गांधीनगर में हुआ। ठीक है, गुजरात में होगा, गांधीनगर में होगा 18 से 23 अक्टूबर 2022 को। 5 दिनों के डिफेंस एक्सपोजिशन में 3 दिन व्यवसायिक गतिविधि के लिए होंगे और अंतिम 2 दिन जो होगा ये प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली रहेगी। और ये द्विवार्षिक प्रदर्शनी का इस वर्ष ये 12वां संस्करण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्काईलाइट अभ्यास। स्काईलाइट अभ्यास जो है ये आपको अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास है जिसका नाम है स्काईलाइट, इंडियन आर्मी सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज। अब देखा जाए तो इस अभ्यास के तहत भारतीय सेना ने उपग्रह प्रणालियों और उन्हें संचालित करने वाले कर्मियों की परिचालन तत्परता का परीक्षण करने के लिए और भविष्य के संघर्षों में स्थलीय संपर्क बाधित होने की स्थिति में
अपनी संचार क्षमताओं के लिए लचीलापन प्रदर्शित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य है हाईटेक उपग्रह प्रणालियों की और उन्हें संचालित करने वाले कर्मियों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है। ठीक है। और भारतीय सेना ने अभ्यास के दौरान यूक्रेन युद्ध में साइबर और विद्युत चुंबकीय प्रभाव को विस्तृत अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। पहला है 13वां भारतीय फिल्म महोत्सव। तो ये 12 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। 13वें भारतीय फिल्म महोत्सव में कुछ विजेताओं की सूची में देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही 83। रणबीर कपूर इसमें एक्टर थे कपिल देव के रोल में। 1983 में जो भारतीय टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उस आधारित मूवी थी। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो ये है सुजीत सरकार सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे रणवीर सिंह 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही शेफाली शाह जलसा के लिए। सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला यानी वेब सीरीज के बारे में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज रहा मुंबई डायरी 26/11। फिर एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब एक वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे मोहित रैना मुंबई डायरी 26/11 के लिए। और एक वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही साक्षी तन्वर मई के लिए। सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म ये रही जगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है उपमहाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये है जॉयलैंड। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है कपिल देव ने। सिनेमा पुरस्कार के नेतृत्व अभिषेक बच्चन को दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है लिबर्टी मेडल 2022। लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा अक्टूबर में और ये किया जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की रक्षा में यूक्रेनी लोगों का बहादुरी से नेतृत्व किया है। ठीक है, और इन्हीं प्रयास के कारण इन्हें लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्मारक ब्लू प्लाक पुरस्कार। तो दादा भाई नौरोजी के दक्षिण लंदन स्थित घर को स्मारक ब्लू प्लाक यानी कॉमेमोरेटिव ब्लू प्लाक प्रदान किया गया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जो थे वो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार मतलब 1886 में, 1893 में और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। तो ये देखा जाए तो शांति पुरस्कार जो है उसे सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल जो कि पूर्व जर्मन चांसलर है। ठीक है, फिर इन्हें दिया गया एक्चुअली शरणार्थियों का स्वागत के लिए जो कि 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से लगभग 1.2 मिलियन से अधिक लोग जो शरणार्थी बने थे, ठीक है, उनका स्वागत किया था और इन्हीं के प्रयास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में और कमेंट्री में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया फहमीदा अजीम को, जो कि यूएसए की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करती हैं और ये बांग्लादेशी हैं। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क में प्रकाशित होने वाली जो इनसाइडर की एंथनी डेल कर्नल, जोस एडम्स और वॉल्ट हिकी सहित 4 पत्रकार इसमें शामिल हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो पहला है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार किन्होंने संभाला, ये संभाला है संजय अरोड़ा ने। फिर है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नए कार्यकारी सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए? ये हुए हैं साइमन स्टील। नेक्स्ट है इंटरनेट शासन पर प्रख्यात विशेषज्ञों का एक पैनल की नियुक्ति की गई। ठीक है, यह अल्केश कुमार शर्मा भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव। फिर नेक्स्ट आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड ने
कंपनी के मनोनीत प्रबंधक निदेशक के रूप में मंजूरी दी, तो ये महेंद्र एन शाह को। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है निधन। निधन में पहला है अब्दुल गफ्फार नाडियावाला। तो ये है वयोवृद्ध फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला। 91 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है रूडी कर्जन। रूडी कर्जन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर थे, रूडी कर्जन, और इनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो 73 वर्ष के थे। फिर नेक्स्ट है सैयद सितबे अजरजी। सैयद सितबे रजी जो है, सिप्ते रजी, ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का लखनऊ में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और वो हृदय रोग से पीड़ित थे। फिर नेक्स्ट है समर बनर्जी। समर बनर्जी जो है वो मशहूर भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का कोलकाता में निधन हो गया, और वो 92 वर्ष के थे। फिर नेक्स्ट है बंगाली गायकार निर्मला मिश्रा। प्रख्यात बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा का दिल का दौरा पड़ने से 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए आगे देखें, आगे है बलविंदर शफारी। बलविंदर शाफरी जो है वो ब्रिटेन में रहने वाली लोकप्रिय पंजाबी गायिका बलविंदर शाफरी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है टी मोहनदास एम पई। प्रसिद्ध व्यवसायी और लोकप्रिय कन्नड़ दैनिकी उदयवाणी के प्रमुख मोहनदास एम पाई 89 वर्ष की उम्र में उडुपी में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तक की ओर, यानी बुक्स। इसमें पहला है अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19। इसके लेखक हैं अरुण जेटली। फिर नेक्स्ट है रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स। इसके लेखक हैं सनिंध्या शर्मा। नेक्स्ट है लायन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक। लायन ऑफ द स्काईज हरदीप सिंह मलिक, इसके लेखक हैं स्टीफन बाकर। फिर नेक्स्ट है लॉकडाउन लिरिक्स। लॉकडाउन लिरिक्स जो है इसके लेखक है संयुक्ता दास। नेक्स्ट है स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों। इसके लेखक हैं मीनाक्षी लेखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फॉरगॉटन रिफ्यूजीज। लेखक हैं नंदिता हक्षर। फिर नेक्स्ट है द लास्ट व्हाइट मैन। इसके लेखक हैं मोहसिन हामिद। फिर नेक्स्ट है अ पॉलिटिकल क्रूसेडर। अ पॉलिटिकल क्रूसेडर, लेखक हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। फिर नेक्स्ट है टेरा विवा। टेरा विवा के लेखक हैं वंदना शिवा। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेक गेम के लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखा जाए तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी। यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित 28वां ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 9वें और अंतिम दौर में स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को पराजित कर शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट है मनोज प्रभाकर। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मनोज प्रभाकर को नेपाल का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश को देखें तो शतरंज के खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने रोमानिया में आयोजित लिम्पेडिया ओपन को जीतकर भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अगला है 22वां राष्ट्रमंडल खेल। देखा जाए तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में बर्मिंघम में 22वां राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुआ। इसका मैस्कट था पैरी। ये एक खिलाड़ी के रूप में बुल था, जिसे नाम दिया गया था पैरी। ठीक है, इसको पैरी द बुल भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फिर इसी में है कि 5000 से अधिक खिलाड़ी 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले इन खेलों में शामिल हुए। ठीक है, और महिलाओं की क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया। भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में वो थे पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। ठीक है,
और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे शरत कमल टेबल टेनिस के और निखत जरीन मुक्केबाजी के। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 20 खेल शामिल थे। भारतीय दल ने 12 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे है कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश भंडारी को भारतीय दल का चीफ यानी कि चीफ देमेशियन बनाया गया था। ठीक है, और देखिए शीर्ष 5 पदक विजेता देश, तो पहले स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया जिसने सबसे अधिक जीता है, कुल 178 पदक, इसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 कांस्य है यानी ब्रॉन्ज। ठीक है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पे है 176 पदक के साथ, कनाडा तीसरे स्थान पे है 92 पदक के साथ, भारत चौथे स्थान पे रहा 61 पदक के साथ, जिसमें भारत 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक पाया है। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेल में देखें तो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी, तो 22 पदक जीता है भारत ने स्वर्ण पदक, उसको देखें तो कुश्ती में 6 लोगों ने जीता, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि दाहिया, नवीन कुमार, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये लोग जीते हैं कुश्ती में स्वर्ण पदक। फिर टेबल टेनिस में 3 लोगों ने जीता, शरत कमल, हरप्रीत साथियान, अनिल की टीम, शरत कमल का टीम है श्रीजा अकुला। ठीक है, भारोत्तोलन में है एस मीराबाई चानू, जर्मी लाल रिंगुआ और अंचिता सेवली। मुक्केबाजी में है अमित पंघाल, निखत जरीन, नीतू घनघस। बैडमिंटन में है लक्ष्य सेन एकल में, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी युगल में और पीवी सिंधु एकल में। एथलेटिक्स में है एल्डो हसे पॉल तिहरी कूद में, लॉन बॉस, रूपा लवली नयन, फिर मुनी पिंकी की टीम। पैरा पावर लिफ्टिंग में है सुधीर, टेबल टेनिस में है भावना पटेल। ठीक है, ये थे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है अंडर 20 सैफ चैंपियनशिप 2022 फुटबॉल। ये 5 अगस्त 2022 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत के अतिरिक्त समय के बाद बांग्लादेश को 5-2 से हराकर अंडर 20 सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। भारतीय टीम के कप्तान थे शिवजीत सिंह। इस चैंपियनशिप में शीर्ष स्कोरर और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे गुरकीरत सिंह, जिन्होंने कुल 8 गोल किए। ठीक है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप देखे जाए तो बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है अब पहलवान बनी, वो है अंतिम पंघाल, 17 वर्षीय है और 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलीना सगाइएव को 8-0 से हराया। सोनम मलिक और प्रियंका ने क्रमशः 62 किलोग्राम और 65 किलोग्राम में रजत पदक जीते। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग दिवस की ओर। पहला 1 अगस्त को मनाया गया विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस। फिर 1 से 7 अगस्त को मनाया गया विश्व स्तनपान का सप्ताह, यानी स्तनपान के लिए कदम, शिक्षित और समर्थन। ठीक है, और इसका इंग्लिश में कहा जाए तो स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। फिर 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसका थीम था हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी, हथकरघा एक भारतीय विरासत। फिर 9 अगस्त को था नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, थीम था युवा दिवस का अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 अगस्त को मनाया गया विश्व हाथी दिवस। फिर 12 अगस्त को है विश्व संस्कृति दिवस। 13 अगस्त को है विश्व अंगदान दिवस। आइए अंगदान करने और जीवन बचाने का संकल्प लें।
थीम था, ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो लेट्स प्लेस टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। 16 अगस्त को था पारसी नव वर्ष, और 19 अगस्त को है विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 20 अगस्त को विश्व सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, 23 से 1 सितंबर तक मनाया गया विश्व जल सप्ताह। जल सप्ताह का थीम था अनदेखी देखना, पानी का मूल्य। फिर 26 अगस्त को मनाया गया महिला समानता दिवस, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ठीक है। तभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको अपलोड हो चुका है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं तो आप onlinestudycenter.in में जाकर पीडीएफ सेक्शन पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।